हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रैप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। जैसा कि आज के करंट अफेयर्स में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम नाइजर कू के बारे में बात करेंगे, जो कि अफ्रीका का एक देश है नाइजर, जिसके अंदर जुंता रूल आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा। जुंता रूल का मतलब है मिलिट्री रूल, जो कि अभी रिसेंटली 26 ऑफ जुलाई 2023 में वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यानी मोहम्मद बायजूम की सरकार को डिटेन कर लिया गया और वहां पर मिलिट्री ने अपना रूल कायम कर लिया। इसी को हम तख्ता पलट कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इंडिया के पड़ोसी देश म्यांमार के अंदर भी इसी तरीके का आपको जुंता रूल देखने को मिलेगा, जहां पर डेमोक्रेसी को खत्म करके यानी आंग सांग सूकी की सरकार को डिटेन कर लिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया मिन ऑन्ग हैलिंग के द्वारा, जो कि वहां के आर्मी चीफ है। उसी तरीके से अब्दुल रहमान तिचियानी, जो कि नाइजर देश के आर्मी चीफ हैं, इन्होंने भी मोहम्मद बायजूम और उनकी फैमिली को डिटेन कर लिया और वहां पे सारी कंट्रोलिंग आर्मी ने अपने कंट्रोल में कर ली। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में ये न्यूज में अभी क्यों चर्चा में है इसको भी हम देखेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना है कि ये जो जुंता रूल यहां पे हो गया है उससे काफी ज्यादा डिस्टरबेंस अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा। तो वेस्टर्न कंट्री ये चाहती हैं, यानी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश ये चाहते हैं कि यहां पे वापस से बाजूम की सरकार बने। यानी ये देश डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये खुद डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन यहां पे दूसरा पक्ष जो देखने को मिलेगा, जो कि काफी सपोर्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है यहां की आर्मी को, जैसे रशिया, चाइना जैसे देश, जो अपना इन्फ्लुएंस इस नाइजर जैसे देश में बनाने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली काफी न्यूज में आया कि वैगनर जो ग्रुप है, जो कि रशिया का बनाया हुआ एक ग्रुप है, जो कि इस नाइजर के अंदर, इस देश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जमाने में लगा हुआ है। साथ में नाइजर में वो टेररिस्ट ग्रुप भी अपना कब्जा जमाने में लगे हुए हैं, जो कि साहेल रीजन के अंदर बहुत बड़े इन्फ्लुएंस में आपको देखने को मिलते हैं। इनको भी हम समझेंगे कि ये साहेल रीजन क्या है, इसको भी हम एक एक करके सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में, जिसको बोला जा रहा है नाइजर कू, और ये है मोहम्मद बायजूम, जिनकी अभी रिसेंटली सरकार बनी थी 2021 में। यहां पे 1960 के बाद से ये पहली बार, यानी फ्रांस की एक टाइम पीरियड में कॉलोनी हुआ करती थी नाइजर, और 1960 में नाइजर इससे आज़ाद होता है। और यहाँ पे 1960 के बाद यानी 2021, लंबे 6 दशक के बाद, 6 डेकेड्स के बाद, मोहम्मद बाजूम यहाँ पे अपनी डेमोक्रेटिक सरकार जो है यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलिट्री को इनकी ये बात राज नहीं आती है, और फाइनली 26 जुलाई को 2023 को यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया जाता है यहाँ की आर्मी के द्वारा। और जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि अब्दुल रहमान तिचियानी, जो कि आर्मी चीफ हैं, ये इनके हाथ में सारी कंट्रोलिंग आ जाती है। इसके अलावा हम नाइजर की बात करें तो नाइजर एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री में आता है। इसमें इकोवास का भी ये एक मेंबर ग्रुप है। अब ये इकोवास क्या है तो इसके बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन हम इसका ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर देखें तो नाइजर जो है एक लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। 55 देशों में एक ऐसा देश जहां पे आज की डेट में आपको काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी। ऊपर बात करें हम नाइजर के पास की सारी बाउंड्रीज की बात करें, शेयरिंग की बात करें, तो यहां पे आपको अल्जीरिया देखने को मिलेगा जो नाइजर से लगता है। साथ में वेस्टर्न में बात करें तो ये माली के साथ में लगता है। तीसरा यदि हम बात करें तो बुर्किना फासो से ही अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ में बेनिन के साथ में भी थोड़ा सा पार्ट ये नाइजर का शेयर होता है। इसके अलावा नाइजर की बात करें तो यहां पे आपको नाइजीरिया, इधर देखेंगे तो हम चैड रिपब्लिक की बात करें, ईस्टर्न
पार्ट में अफ्रीका के अंदर, और 7वें नंबर पे यहाँ पे आपको लीबिया देखने को मिलेगा। तो ये वो 7 देश हैं जिसके साथ में नाइजर की बाउंड्री शेयर होती है। नाइजर की बात करें तो नाइजर उन उन देशों में आता है जहां पे बहुत ज्यादा आपको डेजर्ट एरिया देखने को मिलेगा। यानी मैं बात करूं यहां पे सहारा रीजन की बात करूं, देख सकते हैं आप यहां पे सहारा रीजन यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा हॉट डेजर्ट एरिया है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा, जो 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जिसे हम सहारन डेजर्ट एरिया कहा जाता है। नाइजर की बात करें तो टू थर्ड एरिया इसका जो है वो डेजर्ट एरिया कहलाता है। इसके नीचे वाले पार्ट में आपको बाकी के सिटीज और एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। नाइजर की बात करें तो नाइजर जो नाम इस देश का अफ्रीका के अंदर रखा गया है, नाइजर नदी के नाम पर इस देश का नाम रखा गया है, जो कि नाइजर नदी है अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, नाइल और कॉन्गो के बाद, इसलिए इस देश का नाम नाइजर रखा गया है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में काफी इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कई सारी कंट्रीज इसके अंदर अपना इन्फ्लुएंस जमा रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी बनी रहे, लेकिन बाकी के जो देश हैं वो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस को लेकर के ये अपना इन्फ्लुएंस जमाने में लगे हुए हैं। क्यों? जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि नाइजर जो है, नाइजर 7th लार्जेस्ट रिजर्वायर है यूरेनियम का, और सबसे ज्यादा यहां पे आपको यूरेनियम के भंडार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें यहां की स्थिति की भी हम चर्चा कर लें कि ये क्यों परेशान है नाइजर में, क्योंकि नाइजर उन एरियाज से लगा हुआ है जिसको हम साहिल रीजन के नाम से जानते हैं। आपको जैसा कि पिक्चर में देखने को मिलेगा, साहिल रीजन जो है किसे कहते हैं, तो ये सहारा डेजर्ट से लगा हुआ या उसके बाद का जो एरिया है उसे हम साहिल रीजन कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, जो कि वेस्टर्न अफ्रीका से ईस्टर्न अफ्रीका तक लगा हुआ जो बेल्ट है, इसको साहिल रीजन कहा जाता है। साहेल रीजन का मतलब ये उन टेरर ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो कि बड़े बड़े डेजिग्नेट ग्रुप हैं, जिनको यूनाइटेड नेशन और अमेरिका जैसे देशों ने बड़े इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप अनाउंस कर रखे हैं। ये वो बेल्ट है जहां पे इनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। जैसे बोको हरम की बात करें तो बोको हरम जो टेरर ग्रुप है वो यहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव आपको देखने को मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ग्रुप की बात करें तो ISIS यानी इस्लामिक स्टूडेंट स्टेट जो है, इराक एंड सीरिया भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। साथ में अल कायदा भी आपको देखने को मिलेगा। ये ग्रुप भी इसके अंदर आपको मेंशन होंगे जो कि सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप में गिने जाते हैं। तो ये वो बेल्ट है जहां से ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्या हैं, इसके इन्फ्लुएंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे बात करें मॉरिटानिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है साहेल रीजन का। इसके अलावा माली की बात करें, नाइजर की बात करें, चैड रिपब्लिक, सूडान, इजिप्ट, एरिट्रिया और इथोपिया जैसे देशों में ये साहेल रीजन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें नाइजर उन पिछड़े हुए देशों में आता है जहां पे बहुत ज़्यादा गरीबी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे HDI इंडेक्स जो है वो गिरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट की बात की जाए तो 189th रैंक पर आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, पर कैपिटा इनकम में नाइजर का रैंक जो है वो 185th आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ की लिटरेसी रेट की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ की गिरी हुई लिटरेसी रेट है, जो कि यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे कम लिटरेट नेशंस में आते हैं। 19.65% की यहाँ की लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगी। एक कारण नाइजर के पिछड़े होने का ये भी माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें नाइजर की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आपको देखने को मिलेगी 2.53 करोड़ की यहाँ की पॉपुलेशन है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा आपको पॉवर्टी
देखने को मिलेगी। यहाँ के पॉवर्टी रिपोर्ट की बात की जाए तो 2.53 करोड़ में से 10 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो पुअर पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ की पॉपुलेशन से 41.8% का आपको पॉवर्टी रिपोर्ट के अंदर परसेंटेज देखने को मिलेगा। यानी यहाँ की आधी जनसंख्या जो है वो गरीबी क्षेत्र में, गरीबी रेखा से नीचे आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आती है। अब इलिटरेट होना, गरीबी का आना, माल न्यूट्रिशन यहाँ पे देखना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये कई सारे रीजन हैं नाइजर के पिछड़ने का। बात करें नाइजर के यदि जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ का सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ की एग्रीकल्चर में आती है। नाइजर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो उसका एग्रीकल्चर से आता है, जो कि 40% का आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए कि नाइजर के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर के बात की जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, साथ में यूरोपियन यूनियन का भी ये मानना है कि नाइजर देश के अंदर डेमोक्रेसी बनी रहे, और साथ में उन ऑर्गेनाइजेशंस का भी ये मानना है जो कि अफ्रीका के अंदर मौजूद हैं और एक्टिवली तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें नाइजर उसका पार्ट है, जिसको इकोवास के नाम से जाना जाता है। इकोवास के बारे में यदि हम बात करें तो इकोवास किसे कहते हैं, तो ये वो ग्रुप है जो कि इकोनॉमिक कम्युनिटी बताता है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट की बात करता है, जिसे इकोवास कहा जाता है। इकोवास स्टैब्लिश कब हुआ, तो 28 मई 1975 के अंदर ये स्टैब्लिश किया गया। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको अबूजा के अंदर देखने को मिलेगा। अबूजा कहां पर आता है, तो अबूजा कैपिटल है नाइजीरिया की। नाइजीरिया की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। यहां पे इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया। इसके अंदर कितने नेशंस आते हैं, तो 15 नेशंस आते हैं। नाइजर इसका पार्ट है, देख सकते हैं आप, हेडक्वार्टर अबूजा, नाइजीरिया की कैपिटल है। बात करें इसके चेयरमैन की कि इस इकोवास का चेयरमैन कौन है, तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट अभी जो रिसेंटली हैं बोला अहमद तिनुबू, ये प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के, जो कि इस इकोवास ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। इसके अलावा बात करें द प्रेसिडेंट ऑफ कमीशन की बात की जाए तो ओमर तौरे इसके राइट नाउ आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके कमीशन प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन भी ये चाहता है कि नाइजर जैसे देश और उसके आसपास वाले देशों के अंदर भी इसी तरीके की पीस बनी रहे, ये भी अफ्रीकन यूनियन का मानना है। और अफ्रीकन यूनियन की हम बात करें तो अफ्रीकन यूनियन कब स्टैब्लिश हुआ, तो 9 जुलाई 2002 में अफ्रीकन यूनियन स्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो अदिश अबाबा जो इथोपिया की कैपिटल है, इसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्री की हम बात करें तो 55 मेंबर कंट्रीज आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलेंगी, जिसमें 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज और अफ्रीकन यूनियन के अंदर आती हैं। इसके अलावा बात करें कमीशन चेयरपर्सन की तो मौसा फाकी इसके अंदर इसके कमीशन प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, जो कि बिलोंग करते हैं चैड रिपब्लिक से। और चेयरपर्सन की बात करें तो अजाली असामनी इसके राइट नाउ चेयरपर्सन है, जो कि कोमोरोस से बिलोंग करते हैं। नाइजर की बात करें, नाइजर से भी रिलेवेंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नाइजर की बात करें तो नाइजर की जो कैपिटल है वो आपको देखने को मिलेगी, नियामे कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। और ये किसका पार्ट थी, एक टाइम पहले ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, है ना। और कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी आपको देखने को मिलेगी नियामे है। और ये कब आज़ाद हुआ है फ्रांस से, तो 1960 में यहाँ पे इसको आज़ादी मिलती है। बात करी जाए इसकी करेंसी को लेकर के तो इसकी करेंसी आपको देखने को मिलेगी वेस्ट अफ्रीकन फ्रेंच फ्रैंक, आपको इसकी करेंसी देखने को मिलती है। बात करें आपसे और क्या क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं साहेल रीजन के अंदर, तो साहेल रीजन वो टेररिस्ट का इन्फ्लुएंस वाला रीजन है जिसको हम साहेल रीजन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे फ्रांस ने कई बार इस रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिसमें से बात की जाए
2014 के अंदर लॉन्च किया गया वो ऑपरेशन जो कि फ्रांस मिलिट्री के द्वारा चलाया गया था, ताकि यहाँ पे बोको हरम और आईएसआईएस के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके, अलकायदा के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। इसके लिए फ्रांस ने एक ऑपरेशन को चलाया, जिस ऑपरेशन को कहा जाता है ऑपरेशन बरखाने। यहाँ पे इस प्रोग्राम को चलाया गया, इस ऑपरेशन को चलाया गया, और इस ऑपरेशन को 2014 में स्टार्ट किया गया और खत्म किया गया 2022 में। और इसका कोई भी कंक्लूजन निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया फ्रांस को, तो फ्रांस ने अपनी आर्मी को वापस से फ्रांस के अंदर बुला लिया, क्योंकि इस रीजन को जितना कंट्रोल करने की कोशिश की गई, ये रीजन उतना ही अपने आप में स्प्रेड होता गया। तो ये सारे रीजन हैं नाइजर के अंदर, जिसकी वजह से नाइजर के लोग बाग आज की डेट में क्या हो रहे हैं, ये सारे इन्फ्लुएंस की वजह से आज नाइजर के लोग बाग परेशान हो रहे हैं नाइजर के अंदर। आगे चल करके इसके अंदर हमें और क्या चीज़ें सुनने को और देखने को मिलती हैं, इसके लिए फिर हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।